हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे रीट 2025 जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2025 जो कि जनवरी माह में होने वाली है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर 1, जिसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और प्यारे साथियों, क्लास को पूरा देखना है, ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्रत्येक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो प्रत्येक सवाल को ध्यान से देखना है और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला सवाल है हमारा, बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ इकाई कौन सी है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर 2 है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन नंबर 3 है समाजमिति विधि, ऑप्शन नंबर 4 है प्रश्नावली विधि। तो बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? समाजमिति विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अधिक पुस्तकें देकर, ऑप्शन नंबर 2 है अधिक समय देकर, ऑप्शन नंबर 3 है परामर्श देकर, ऑप्शन नंबर 4 है संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो एक प्रतिभाशाली बालक की सहायता आप किस प्रकार कर सकते हैं? तो संवर्धित अधिगम अनुभव देकर आप बालक की सहायता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, विकास के बारे में सही कथन नहीं है, यानी विकास के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संचय विकास संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है, पूर्वान्वय नहीं होता, और चौथा ऑप्शन है एकीकृत होता है। तो विकास के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3, यानी विकास पूर्वान्वय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 है ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 है रटने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 4 है पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। यानी 6 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके लिए सही अधिगम की प्रक्रिया क्या मानी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम रीट की डेली एक मॉडल पेपर हल करेंगे, जिसमें हम डेली 30 प्रश्न हल किया करेंगे। तो आज की अपनी पहली क्लास है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर सवाल, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, यानी बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व शैशवावस्था से, ऑप्शन नंबर 2 है विद्यालय पूर्व अवस्था से, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3, यानी पूर्व बाल्य अवस्था से बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर सवाल, जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है, यानी जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह क्या उपयोग कर रहा होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है तत्परता के नियम का उपयोग कर रहा होता है, ऑप्शन नंबर 2 है अभ्यास के नियम का उपयोग कर रहा होता है, ऑप्शन नंबर 3 है प्रभाव के नियम का, ऑप्शन नंबर 4 है अभिवृत्ति के नियम का। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह प्रभाव के नियम का उपयोग करता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रभाव के नियम का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा कक्ष का शिक्षण कैसा होना चाहिए? यानी जो कक्षा कक्ष में शिक्षण होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है सरल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 है एक तरफ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 है संवाद मूलक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 है तीव्र होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष का शिक्षण कैसा होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? संवाद मूलक होना चाहिए, यानी कक्षा कक्ष में अध्यापक और बालक के मध्य संवाद होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष का शिक्षण कैसा होना चाहिए? संवाद मूलक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, किसकी पुस्तक में किशोर अवस्था एक नया जन्म है छपा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। किसकी पुस्तक में किशोर अवस्था एक नया जन्म है छपा था? ऑप्शन नंबर 1 है शिपमैन की पुस्तक में, ऑप्शन नंबर 2 है स्मिथ की पुस्तक में, ऑप्शन नंबर 3 है एरिक्सन की पुस्तक में, ऑप्शन नंबर 4 है स्टैनले हॉल की पुस्तक में। तो किसकी पुस्तक में किशोर अवस्था एक नया जन्म छपा था प्यारे विद्यार्थियों? स्टैनले हॉल की पुस्तक में किशोर अवस्था को एक नए जन्म के रूप में छापा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 9, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है? यानी जो दो बालक होते हैं उनमें समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है क्रो ने कहा था, ऑप्शन नंबर 2 है स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन नंबर 3 है जीन पियाजे ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4 है हरलॉक ने कहा था। तो दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? हरलॉक द्वारा कहा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। यानी क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक व कायिक, ऑप्शन नंबर 2 है वंशागत एवं वातावरण, ऑप्शन नंबर 3 है संवेगात्मक व व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर 4 है वंशानुगत यानी वंशगत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 यानी वंशागत और वातावरण, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर सवाल, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्यास, ऑप्शन नंबर 2 है भूख, ऑप्शन नंबर 3 है सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिष्ठा। यानी कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो प्रतिष्ठा इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम 30 साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण 30 सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा अगला सवाल है 12 नंबर सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? एक शिक्षक होता है, ऑप्शन नंबर 2 है छात्र होता है, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्यक्रम होता है, ऑप्शन नंबर 4 है अंत्यक्रिया होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? छात्र का होना शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 13 नंबर सवाल, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर 1 है रेबर्न द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है बीने, ऑप्शन नंबर 3 है वैक्सलर, ऑप्शन नंबर 4 है स्पीयरमैन। यानी बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बीने द्वारा बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर सवाल, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। जिन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है स्थूल एवं कार्यात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है संवेदीगामक, ऑप्शन नंबर 3 है औपचारिक कार्यात्मक, ऑप्शन नंबर 4 है पूर्व कार्यात्मक। तो पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? औपचारिक कार्यात्मक अवस्था प्रारंभ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 15 नंबर सवाल। सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है यानी प्राकृतिक बुद्धि का कथन गार्डनर द्वारा कहा गया था, तरल बुद्धि केटेल द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर 3 है धारणात्मक व्यक्तित्व ओलपोर्ट, ऑप्शन नंबर 4 है त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड द्वारा। तो धारणात्मक व्यक्तित्व का अवधारणा ओलपोर्ट द्वारा नहीं दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 यानी धारणात्मक व्यक्तित्व की अवधारणा ओलपोर्ट द्वारा नहीं दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, इसमें आपको गलत बताना है। तो पर्सनालिटी एंड कल्चर पैटर्न किसके द्वारा दिया गया था? प्लांट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 है कंडीशन ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिया गया था? कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, ये किसके द्वारा दिया गया था? एडवर्ड टोलमैन के द्वारा। और व्यवहार के सिद्धांत CL हल द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 यानी कंडीशन ऑफ लर्निंग कुर्ट लेविन द्वारा नहीं दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही है, इसमें आपको सही बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमैन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 है संयोजनवादी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 है आत्मसिद्धि मैस्लो द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? इसमें सारे ऑप्शन सही है, यानी चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर सवाल। सुमेलित नहीं है, यानी आपको इसमें भी गलत बताना है। अंगूर खट्टे हैं, ये युक्तिकरण वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 है बगुला भगत यानी प्रक्षेपण है। ऑप्शन नंबर 3 है द्विस्वप्न यानी हवाई किले बनाना है। ऑप्शन नंबर 4 है बीमारी में पलायन रूपांतरण है। तो बगुला भगत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 यानी बगुला भगत प्रक्षेपण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है शतरंज खिलाड़ी यानी स्थानिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 है नर्तकी शारीरिक गति होती है। ऑप्शन नंबर 3 है शिकारी प्राकृतिक वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 4 है विक्रेता अंतः व्यक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 यानी विक्रेता अंत्य व्यक्ति नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर सवाल। व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। तो ऑप्शन नंबर 1 है डेटा राइट परीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 है आर्मी बीटा। ऑप्शन नंबर 3 है पीटरसन परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 है पॉस एलॉग परीक्षण। तो व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? आर्मी बीटा व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लास को पूरा देखना है और अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब कर देना है और आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक ज़रूर कर देना है। तो आज का हमारा सवाल है 21 नंबर सवाल, सृजनात्मकता के संबंध में गलत है, यानी सृजनात्मकता के संबंध में आपको गलत कथन बताना है। सृजनात्मकता जन्मजात व अर्जित दोनों की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 है अपसारी चिंतन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 है प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों हैं।
ऑप्शन नंबर 4 है अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया है। तो सृजनात्मकता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया सृजनात्मकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है। यानी एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञानात्मक योग्यता है। ऑप्शन नंबर 2 है माता पिता से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर 3 है उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। यानी एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है तो ये क्या है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट का संबंध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 है RTE 2009। ऑप्शन नंबर 2 है NCF 2005। ऑप्शन नंबर 3 है कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर 4 है मुदलियार आयोग। प्यारे विद्यार्थियों, कोठारी आयोग और मुदलियार आयोग CET 2024 ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये सवाल मुदलियार आयोग और कोठारी आयोग के बारे में दोनों सवाल पूछे गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट का संबंध किससे है? NCF 2005 से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर सवाल, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 2 है अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 3 है न्यायाधीश कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। यानी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है? विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन भी होता है, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन भी होता है, न्यायाधीश कक्ष होता है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर सवाल, परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणाम से किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, वह है। यानी 25 नंबर सवाल में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणाम में से किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता होनी चाहिए, वह क्या है? तो व्यापकता है। ऑप्शन नंबर 2 है वेदता है। ऑप्शन नंबर 3 है विभेदीकरण है। ऑप्शन नंबर 4 है विश्वसनीयता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो परीक्षण में जब भी प्रयोग किया जाए तो विश्वसनीयता के आधार पर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर सवाल, RTE 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है। यानी RTE यानी राइट टू एजुकेशन 2009 का शिक्षक अधिनियम है, उसमें शिक्षक का दायित्व कौन सा नहीं बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रति सप्ताह 45 कालांश। ऑप्शन नंबर 2 है निजी शिक्षण करवाना। ऑप्शन नंबर 3 है स्कूल में नियमित रूप से आना। ऑप्शन नंबर 4 है सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना। तो RTE 2009 में शिक्षक का दायित्व क्या नहीं है? निजी शिक्षण करवाना। यानी जो अध्यापक खुद के घर पर कोचिंग संस्थान चलाते हैं तो ये RTE 2009 के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कोई भी शिक्षक RTE 2009 अधिनियम के तहत निजी शिक्षण नहीं करवा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर सवाल, सही नहीं है यानी आपको गलत बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है चिंतन स्तर शिक्षण हंट द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 3 है अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 है RTE 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो राइट आंसर क्या है इसका? अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे विद्यार्थियों 28 नंबर सवाल। CCE की विशेषता नहीं है, यानी CCE की विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर एक है योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2 है रचनात्मक आकलन, ऑप्शन नंबर 3 है पोर्टफोलियो फाइल, ऑप्शन नंबर 4 है पाठ्यपुस्तक विधि। यानी CCE की विशेषता कौन सी नहीं है, पाठ्यपुस्तक विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा सेकंड लास्ट सवाल है सुमेलित नहीं है, यानी आपको इसमें भी गलत बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर 2 है अचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड के द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोपियम गुण ओलपोर्ट के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 है स्वप्रत्यय सिद्धांत केटल द्वारा दिया गया है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 4 यानी स्वप्रत्यय का सिद्धांत केटल द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम सवाल है असंबंधित को छांटिए। ऑप्शन नंबर 1 है प्यारे विद्यार्थियों नैतिक तर्कना जिन पियाजे के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 है नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोहलबर्ग द्वारा दी गई हैं, ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 को प्रोफेसर यशपाल द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 है तरल रूप का सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया है। यानी तरल रूप का सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, नैतिक तर्कना का सिद्धांत जिन पियाजे द्वारा नहीं दिया गया है, यानी नैतिक तर्कना का सिद्धांत जिन पियाजे से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे आपके 30 महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के प्रश्न। तो कैसी लगी आज की क्लास और कैसा लगा हमारा कंटेंट। प्यारे विद्यार्थियों डेली इसी तरह की वीडियो और क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GK कैप्सूल बाय RK सर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारी क्लास हो तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों हम डेली आपके लिए साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न डेली हल करवाएंगे जिससे आपकी तैयारी को और भी गति मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में आज हमने 30 महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। अगली क्लास में 30 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। डेली हम 30 प्रश्न करके काफ़ी प्रश्न हल कर लेंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल GK कैप्सूल बाय RK सर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और साथियों जो भी साथी पढ़ाने का इच्छुक हो यूट्यूब चैनल GK कैप्सूल बाय RK सर पर अपनी क्लास लगा सकता है। तो जो भी साथी इच्छुक हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, अपनी ईमेल ID डाल दें। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।